नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में हम हर सप्ताह देश की किसी बड़ी राजनीतिक खबर पर चर्चा कर रहे थे। तो इस हफ्ते भी बड़ी बड़ी राजनीतिक खबरें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस समय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है अनुसूचित जाति जनजाति यानी एससी और एसटी के आरक्षण के संदर्भ में। ये फैसला तो पिछले हफ्ते हुआ था, लेकिन इसकी चर्चा अभी भी हो रही है और आगे भी जारी रहेगी। फैसले के दो ही मुख्य बिंदु है। पहला बिंदु ये है कि जो एससी और एसटी उनको एक होमोजीनियस मतलब एक समान नहीं माना गया है, उसके अंदर भी आरक्षण देने की वकालत सुप्रीम कोर्ट का फैसला करता है। और दूसरी बात ये कहता है कि जो एससी एसटी है उसमें अभी तक क्रीमी लेयर लागू नहीं होती थी, जो कि ओबीसी में लागू होती है, तो उसका भी उन्होंने सलाह या सुझाव उस आदेश में दिया गया है। और इस आदेश का अलग अलग व्यूज़ है इस आदेश को लेकर, लेकिन एक बड़ा वर्ग इसके विरोध में भी है। तो इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। डॉक्टर यादव जो है लेखक है, राजनीतिक विचारक है, एक्टिविस्ट भी है। तो बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण जी। बहुत शुक्रिया मिलिंद जी आपका। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं जन्मदिन की। आज आपका जन्मदिन है, हालांकि ये शो शनिवार को आएगा, लेकिन हमारी तरफ से एक बार जन्मदिन की मुबारकबाद स्वीकार करें आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद जी। तो लक्ष्मण जी, मैं बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, जैसे मैंने कहा दो मुद्दे हैं इसके अंदर, लेकिन पहली बात ये हुई कि उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो, ये एससी वर्ग हो या एसटी वर्ग हो, उसको अभी तक संविधान में उसको एक ही वर्ग माना गया है। जबकि जो मेरी जानकारी है कि 1200 जातियाँ अलग अलग उसमें लिस्टेड है अनुसूचित जाति में। तो उनका कहना है कि उनके अंदर भी एक तरह से भेदभाव है और अलग अलग स्टडीज़ को भी कोर्ट ने कोट किया है उस फैसले में। तो ये अगर ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है, तो ये आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं कि ये धारणा सही नहीं है? बहुत शुक्रिया आपका। और एक तो अभी दो पक्ष इस पूरे जजमेंट के हैं। एक पक्ष विरोध कर रहा है और एक पक्ष स्वागत कर रहा है। दोनों के अपने तर्क हैं। अगर मुझसे आप पूछेंगे कि 3743 जातियां ओबीसी में हैं, जिसमें कई राज्यों में वर्गीकरण ऑलरेडी है और राष्ट्र के स्तर पर उसके लिए रोहिणी कमीशन बनाया हुआ है, और वहां भी ये बात कोई नकारेगा नहीं कि ओबीसी की कुछ कुछ जातियां जिनकी संख्या ज्यादा है, उनसे बहुत कम अनुपात में बहुत सारी जातियां पीछे रह गई हैं। ठीक इसी तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी अगर कोई ये कहे कि वर्गीकरण का हम इसलिए विरोध कर रहे हैं या कोई इसलिए विरोध कर रहा है कि वहां कोई भेदभाव नहीं है, तो ये गलत तर्क होगा। एक गैर बराबरी है। लेकिन अब यहां से इसका एक दूसरा पहलू खुलता है। कितनी आंकड़े इसके उपलब्ध हैं उस गैर बराबरी के। मिसाल के तौर पर अगर 1200 जातियां हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भीतर, तो उस कम्युनिटी में कितनी जातियां ऐसी हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन या जिनका हिस्सेदारी उनकी आबादी से ज्यादा है। इसके ठोस आंकड़े नहीं है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, आंकड़े राज्य जुटाएगा। राज्य को बस हम एक रास्ता, एक पैसेज दे रहे हैं कि वो अपने यहाँ, चूंकि 1975 से चला आ रहा मामला है, पंजाब में शुरू हुआ उप वर्गीकरण, सिख शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग और रविदासिया संप्रदाय के लोग, और उसके बाद डिवीजन हुआ, फिर महाराष्ट्र, आंध्रा, कई जगहों पर इसकी कोशिश की गई। लेकिन 2004 और 6 में एक दो फैसले ऐसे आए जिसके बाद ये कहा गया कि भारत के संविधान ने कहा है कि आर्टिकल 341 और 342 में इस वर्गीकरण या इससे जुड़े किसी भी फैसले का अधिकार राष्ट्रपति को या चुनी हुई संसद को है। इस फैसले ने क्या किया है कि जुडिशरी को इन सब के ऊपर कर दिया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि उन दोनों फैसलों में, चाहे वो पंजाब सरकार बनाम वीरेंद्र सिंह मामला हो, चाहे आंध्र प्रदेश सरकार बनाम एबी चिन्नैया मामला हो, उन दोनों ने कहा था कि वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी सामाजिक विषमता एक जैसी है। हजारों साल से इनके साथ अन्याय, गैर बराबरी हुई है, इसलिए वो एक कैटेगरी है। और दिलचस्प ये है कि इसमें ट्राइब का मसला था ही नहीं न्यायालय के पास, लेकिन शेड्यूल कास्ट के साथ फैसला देते हुए ट्राइब को भी इसमें शामिल कर लिया। क्रीमी लेयर का इसमें कोई सवाल न्यायपालिका के सामने आया ही नहीं था, लेकिन जानबूझकर इसमें क्रीमी लेयर को भी डाल दिया गया
कि एक पीढ़ी के लोग अगर बन गए तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, एक थोड़े से लोगों को ही क्यों मिल रहा है, इस तरह की टिप्पणियां। यानी वो टिप्पणियां जो कल तक चौराहे पर, चाय की दुकान पर या सामान्य आरक्षण विरोधी लोग कहते थे कि आरक्षण जरूरतमंद को नहीं मिल रहा है, लेकिन आंकड़े नहीं देते थे, धारणाएं देते थे कि कुछ ही लोगों के बेटे को मिल रहा है। कितने परसेंट है वो, कितने पदों पर, किन किन जगहों पर। जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो आपको आंकड़े चाहिए होते हैं। तो दूसरा पक्ष इसका यही सवाल कर रहा है कि आपके पास ठोस आंकड़े कहां हैं। क्रीमी लेयर को आप जानबूझकर इसमें क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पर एक अलग डिबेट होनी चाहिए कि जिस समय किसी भी पब्लिक सेक्टर में एक भी जगह ऐसी नहीं है जिसमें एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक हो भी पाया हो, वो आधे से भी कम है, तो फिर क्रीमी लेयर कहां से आ गया। तो इस तरह के कई सवाल हैं जो बहस के लिए दरवाजे खोलते हैं। लेकिन मैं फिर से पहली टिप्पणी में स्पष्ट कर दूं, कोई ये कहे कि वर्गीकरण इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि गैर बराबरी नहीं है, तो ये गलत होगा। इन जातियों में बहुत सारी गैर बराबरी है, इसलिए हो सकता है कि वर्गीकरण का रास्ता खुले। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि मंशा वर्गीकरण करके न्याय देने की है, या मंशा वर्गीकरण करके जो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत आरक्षण से आया, वो भी सीटें अगर खाली रह गई, उस तबके की शिक्षा दी नहीं गई, शिक्षा पहुंची नहीं है, उनके नाम पर अगर वो कैटेगरी खाली कर दी जाएगी। जैसे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने के लिए शेड्यूल ट्राइब का नंबर 14वें पोस्ट पर आता है, अगर उसमें डिवीजन कर देंगे तो दूसरी कैटेगरी होगी, वो उसकी 30 पोस्ट के बाद उसका नंबर आएगा। और अगर उसे अपने अनुपात में पूरा भरना होगा तो 300-400 साल लगेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि आप जो रास्ता बता रहे हैं उससे उन्हें न्याय मिलता दिख रहा है। वो एनएफएस होंगी पोस्ट, वो वैकेंट रह जाएंगी। इस लूप होल को एड्रेस नहीं किया जा रहा है। शायद इस तरह के दोनों पहलुओं पर विचार होना चाहिए। जी नहीं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आप जो सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी कहा है कि लागू कर ही दीजिए, उन्होंने तो ये राज्यों पे छोड़ा है कि आप आंकड़े जुटाइए, आप एम्पिरिकल डेटा दीजिए। तो जो आप बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो राज्यों को अधिकार दिया है कि राज्य तय करें कि अगर उनको लगता है, तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि ये लागू करना आवश्यक, ये तो राज्य सरकार अगर आंकड़े जुटा पाती है तभी ये फैसला लागू होगा। तो ये कोई सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ एक रास्ता दिखा रहा है, वो भी पंजाब के मामले से शुरू हुआ क्योंकि वहाँ पर जो वाल्मीकि और मजहबी सिखों को 50% आरक्षण देने की बात कही गई थी एसटी समुदाय के भीतर, वहाँ से ये बात शुरू हुई। तो ये कोई भी जो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मतलब अपनी परिधि से बाहर जा रहा है, वो तो अभी भी फैसला राज्य सरकारों को ही करना है या केंद्र सरकारों को ही करना है। एग्जैक्टली। अब इसके दो पहलू हैं। पहला ये कि मैंने पहले ही कहा कि आर्टिकल 341, 342 ये इस तरह के फैसलों का अधिकार राष्ट्रपति या चुने हुए प्रतिनिधियों यानी संसद को देता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने चूंकि एक मामला आया, वो लंबे समय से चला आ रहा था, बार बार उसमें, पिछली बार जब हुआ था तो 5 जजेस बैठे थे इस फैसले के लिए, उसमें भी सहमति नहीं बनी, फिर 7 जजों की बेंच को दिया गया। ये 6 बनाम 1 से पास हुआ। बेला त्रिवेदी यही सवाल उठा रही है जो मैं आपसे आर्गू कर रहा हूं। बेला त्रिवेदी ने जब अपनी असहमति इस फैसले से लिखी तो उन्होंने आर्टिकल 341, 342 का ही जिक्र किया। सब कैटेगराइजेशन के लिए भी जो रूल्स बने हुए हैं उसको कैसे किनारे किया जा रहा है, ये आपत्ति खुद सुप्रीम कोर्ट के भीतर से आई। दूसरा सवाल, जो दो सब कैटेगराइजेशन के लिए फैसला होता तो राज्य करेगा, आंकड़े जुटाएगा, सीटें भी खाली न रह जाएं, ये सारी शर्तें लिखी हैं। और मैंने अभी तक पूरा विधिवत पढ़ा नहीं है, एक सरसरी तौर पर जितना मैं समझ पाया हूं, इसलिए उस विशेषज्ञता के दावे से नहीं कह रहा हूं। लेकिन जितने पॉइंट्स आए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जितना मामला कोर्ट के सामने था उससे कई गुना आगे बढ़ करके कोर्ट टिप्पणी कर रहा है। मिसाल के तौर पे ट्राइब्स का मामला, मिसाल के तौर पे क्रीमी लेयर का मामला, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये वाला कमेंट कि एक ही पीढ़ी के लोग बार बार आरक्षण ले रहे हैं। तो इसका टिप्पणी करना, सुप्रीम कोर्ट का जज जब टिप्पणी करता है तो ये बात सब लोग कबूल करते हैं, उसकी गंभीरता होती है। तो ये एक संदेह पैदा करता है कि आरक्षण के मामले में इतने ज्यादा आगे बढ़ करके बातचीत क्यों होने लगी। अब तीसरा फैक्ट, एक आंकड़ा देता हूं। राज्य सरकार बिहार की जाति जनगणना कराती है। बिहार की सरकार ने जाति जनगणना कराकर यह बताया कि लगभग 64% अदर बैकवर्ड कम्युनिटी है, लगभग 20% के आसपास शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। तो 15% से आरक्षण शेड्यूल कास्ट का बढ़ा के 20 के आसपास किया जाए, ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाया जाए और इन सबको बढ़ाकर ईडब्ल्यूएस के बिना 65% प्लस ईडब्ल्यूएस 75%।
उसी कोर्ट ने उसे रोक दिया। इस अंतर विरोध को हम कैसे समझें? उस राज्य ने तो आंकड़े भी जुटाए, उस राज्य ने जाति जनगणना कराई, उस राज्य ने यह भी सबूत दे दिया। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यादव कम्युनिटी से हूं, मैं अपना एग्जाम्पल बता देता हूं। ओबीसी में जब रोहिणी आयोग बनता है या ईबीसी की बात होती है तो बार बार एक कॉमन सेंस से तर्क गढ़ लिया जाता है कि यादव, कुर्मी, कुशवाहा ये कुछ जातियां जिन्होंने अपनी आबादी के अनुपात से ज्यादा हिस्सा ले लिया है। बिहार का जाति जनगणना आया तो पता चला कि तकरीबन 14.5% जिस यादव कम्युनिटी की आबादी है, 1.56% के आसपास उनको सरकारी नौकरी में हिस्सा मिला। 2% भी नहीं है। वो धारणा टूटी। इसलिए मेरा मेरा आर्गुमेंट ये है कि पॉलिसी मेकिंग जब फैक्ट के आधार पर होना है, कोर्ट कह रहा है, तो बिहार से हम क्या सबक ले सकते हैं? और ये बात आपकी ठीक है कि अभी ये लागू नहीं हो रहा है, अभी तो ये बातचीत खुली है। बातचीत खुली है तो इस बातचीत का उचित प्लेटफॉर्म, बातचीत के तरीके, कास्ट सेंसस का रास्ता, जैसे इस पूरे जजमेंट से एक रास्ता खुल रहा है कि भाई आंकड़े चाहिए होंगे तो जाति जनगणना चाहिए, तो राज्य के ऊपर क्यों छोड़ा जाए? केंद्र क्यों नहीं जाति जनगणना करा दे? और उस जाति जनगणना से बाकायदे इंपेरिकल डेटा आ जाएगा कि जिसके बारे में विलन बनाकर पेश किया जा रहा है। जैसे मैं आखिरी में एक थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कम्युनिटी के बीच कुछ जातियां ऐसी हैं जो दिखती जाता है। यादव, कुर्मी, कुशवाहा, जाटव, मीणा, ऐसी कुछ जातियां हैं जो दिखती जाता है। कभी ये नहीं सोचा गया कि इनकी आबादी कितनी है। अब इनके पास अगर थोड़े से मौके थे तो इन्होंने आरक्षण का फायदा थोड़ा जल्दी उठा लिया। इसका मतलब ये नहीं, आज भी अगर यूनिवर्सिटी में केवल 4% ओबीसी प्रोफेसर हैं तो वो 4% कौन लोग हैं? उनका कोटा पूरा ही नहीं हुआ। इस तरह के सवालों पर अभी एड्रेस करना देश को बाकी है। तो हम किसी चीज का ब्लाइंडली अपोज करना या सपोर्ट करने की बजाय हम ये चाहते हैं कि बहुत सेंसिटिव मसला है, कंसर्न ग्रुप के साथ एक डिबेट डायलॉग हो, इसलिए इसको पार्लियामेंट के फोरम पर आना चाहिए। गवर्नमेंट एक स्टैंड ले कि वो अगर इंपेरिकल डेटा की बात करेगी तो कास्ट सेंसस पर उसका स्टैंड पूछा जाएगा। कास्ट सेंसस के वो अपोज में हैं, उनके अलाई कहते हैं नहीं होना चाहिए। उस केओस से बचने के लिए उन्होंने कोर्ट की चीजों को आगे कर दिया है और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसलिए इस पर चुप हैं। सोसाइटी में एक तरह का क्योस होने की दिशा में जा रहा है क्योंकि इसका मंशा ठीक नहीं लग रही और बहुत ऑब्जेक्टिफाई नहीं लग रहा है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर अगर डिबेट होगी तो शायद इस मामले को हम बेहतर समझ पाएंगे। नहीं तो डॉक्टर यादव, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये वर्गीकरण होगा तो ऑलरेडी जो भी आरक्षण है, चाहे वो ओबीसी हो या चाहे वो एससी एसटी हो, उसको अभी भी रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं मिल रहा। आरक्षण होने के बावजूद भी जगह खाली रह जा रही है कि भाई सूटेबल कैंडिडेट नॉट फाउंड कहते हुए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर और वर्गीकरण कर देंगे तो इसमें सीटें और छूट जाएंगी या भर्तियां नहीं हो पाएगी और फिर वो ट्रांसफर हो जाएगी जनरल कैटेगरी को। क्या यही डर है ना आप? एग्जैक्टली। और मिलिंद बाबू, इसके लिए एक चीज और जोड़ दें कि कोर्ट को भी ये डर है, केवल मुझे नहीं है या हमारे और तमाम तरह के बुद्धिजीवियों के मन में ये सवाल केवल नहीं है। कोर्ट भी ये जजमेंट लिखते हुए शायद ये बात लिख रहा है कि अगर सब कैटेगराइजेशन होगा तो मान लीजिए शेड्यूल कास्ट के 2 कैटेगरी बन गई, तो दूसरी जो नई कैटेगरी बनी अगर उसमें एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो पहली कैटेगरी के लोगों को मौका मिलेगा। इस तरह की टिप्पणियां भी हैं। लेकिन बिना इंपेरिकल डेटा के ये कैटेगरी बनेगी कैसे? मेरा बुनियादी सवाल यहां है, किन जातियों को आप बाहर करेंगे, मतलब पहली कैटेगरी में करेंगे? मान लीजिए यूपी में पासी बिरादरी है, सोनकर है, जाटव है, वाल्मीकि है, इनमें फिर कैसे बटेगा? किन किन पदों पर किन क्या रिप्रेजेंटेशन कितना हुआ है? यूनिवर्सिटीज में कितने? जब पॉलिसी बनती है तो फिर तो यूनानिमस पॉलिसी बन जाएगी और पॉलिसी उन पर भी लागू हो जाएगी जहां उनका रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। तो इंपेरिकल डेटा के बिना पॉलिसी की बात करना मुझे लग रहा है क्योस की तरफ बढ़ा दिया गया है। ये इतना, क्योंकि यहां केवल धारणा से बात हो रही है, तथ्य से नहीं हो रही है। कुछ लोगों को लगता है कि एक पीढ़ी के लोगों को बार बार रिजर्वेशन मिल रहा है। ये तर्क नहीं हो सकता, ये धारणा है, क्योंकि ऐसे अपवाद एक ही दो हैं। अपवाद तो इस बात के भी हैं कि एक पीढ़ी के जज हैं, अगली पीढ़ी में उनके बेटे भी चीफ जस्टिस बने हुए हैं, तो अपवादों से तो चीज चलेगी नहीं। लेकिन रिजर्वेशन में जो अपवाद होते हैं उन्हीं को पॉलिसी मेकिंग के लिए अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो ये ब्लंडर होगा। और अगर डिवाइड कर रहे हैं आप सोसाइटी में, एक धारणा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि भाई वो अछूत होने की मंशा झेले हुए लोग हैं, सामाजिक वंचना के शिकार लोग हैं, उन लोगों को एक साथ इसलिए रखा गया, इसीलिए उसमें कैटेगरी की बात ही नहीं की गई। अब अगर उन्हें बांटा जा रहा है तो उसका एक पॉलिटिकल सेंस भी है।
सोशल सेंस भी है और उसका इकोनॉमिकल भी है। तो इन तीनों पहलुओं को एक साथ ख्याल में रखे बिना मुझे लग रहा है कि इस पर बातचीत अधूरी होगी, चाहे आप इसका फेवर करें और चाहे इसका विरोध करें। तो फिलहाल कम से कम इसको रोक लगा करके ये बात होनी चाहिए कि विदाउट एम्पिरिकल डेटा कि जैसे मान लीजिए 4 कैटेगरी की नौकरियां हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। मान लीजिए ग्रेड डी में सिपाही अगर बहुत ज्यादा एक जाति के लोग भर गए, तो उन जातियों को जो पॉलिसी आप बना रहे हैं वो तो आईपीएस में भी लागू हो जाएगी। फिर पॉलिसी कैसे बनाएंगे जबकि आईपीएस में कोई पहुंचा ही नहीं। इस तरह के कुछ सवाल हैं जिसको और ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ ऐसी जातियां जो अभी कहीं पहुंच ही नहीं पाई हैं, तो हम इसलिए वर्गीकरण का एकदम ब्लाइंड विरोध करें, यह भी जायज नहीं है। गैर बराबरी है, लेकिन उस गैर बराबरी को डील करने का ये जो रास्ता है ये अधूरा है, अभी तथ्यों के बिना है और एक धारणा से चल रहा है। मुझे लग रहा है ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है जी। तो दूसरा जो इस फैसले के बाद जो चर्चा शुरू हुई जिसका आपने भी उल्लेख किया वो है क्रीमी लेयर का। और जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, खास करके सो कॉल्ड जिनको हम अपर कास्ट कहते हैं, वहाँ से बार बार ये बात उठती, चाहे वो ओबीसी के संदर्भ में हो या चूंकि एससी एसटी में तो अभी तक क्रीमी लेयर थी नहीं कि भाई नहीं जिसको वो लाभ मिल रहा है उसी को लाभ मिल रहा है और हम वंचित रह जा रहे हैं, ये इस तरह की जो शिकायत आती है। तो इस चर्चा में क्या हर्ज है अगर मान लीजिए जैसे ओबीसी में अगर लागू है क्रीमी लेयर की बात, तो वो यहाँ लगाने में हर्ज क्या है? अब इस तर्क को थोड़ा समझा जाए। ओबीसी में क्रीमी लेयर कब आया? 1992 लगभग, नवंबर 1992, इंदिरा साहनी जजमेंट, जब 9 जजेस की बेंच बैठी थी और वहां तो ये बहस हो रही थी कि पिछड़ेपन का आधार तो जाति होनी ही नहीं चाहिए, आर्थिक होना चाहिए। पहले कोशिश भी की गई थी, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट और उसके बाद ये सारी चीजें इतनी पुख्ता तरीके से सबूत के साथ, आंकड़ों के साथ थी। और इवन मंडल कमीशन की रिपोर्ट खुद कहती है कि 1931 के बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है, तो हमारे पास एम्पिरिकल डेटा नहीं है, इसलिए एज सुन एज पॉसिबल आपको कास्ट सेंसस कराना चाहिए। 98 के आसपास उसकी कोशिश भी हुई, लेकिन 96 टू 98 में, लेकिन 2001 के पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने फिर रोक दिया। 2010 में फिर से जातिवार जनगणना के लिए पूरे संसद में एक राय हो गई थी, इवन बीजेपी उसका समर्थन कर रही थी, हुकुमदेव नारायण यादव और मरहूम गोपीनाथ मुंडे। लेकिन उसके बाद पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी के झोल के चलते वो जाति जनगणना नहीं हो पाई, और जो आर्थिक और सामाजिक सर्वे हुआ उसके भी आंकड़े नहीं आ पाए। अब 2021 से लगातार ये मांग हो रही है कि जाति जनगणना कराई जाए, और बीजेपी की तरफ से ये अघोषित तौर पर ये संदेश दिया जा रहा है कि वो जाति जनगणना के पैरोकार नहीं है, क्योंकि जातियां होती ही नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। अब ये एक बात हुई कि इंदिरा साहनी मामले में जब ये आया और ये सबूत तय हुआ कि 9 जजेस की बेंच ने ये बात माना कि जो पिछड़ापन है, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है, उसका आधार जाति ही होगी। बिना जाति के आप सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए 3743 जातियां जो थी ओबीसी में, उनको जाति के नाम पर 52% आबादी को कहा गया 52% रिजर्वेशन मिलेगा। ये मंडल कमीशन रिपोर्ट कह रही है। लेकिन वो कह रही है कि चूंकि 50% का अपर कैप लगा हुआ है, अपर लिमिट का, तो कैप की वजह से हम 27% ही रिजर्वेशन ओबीसी को दे रहे हैं। लेकिन ओबीसी के साथ न्याय तब होगा जब उसको 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन मिलेगा। आज तक क्यों नहीं मिल रहा है? अब ये एक एक सवाल है, ये मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। उसके बाद दूसरा पहलू ये हुआ कि क्रीमी लेयर हम लागू करेंगे कि जो लोग 8 लाख से, उसमें 6 लाख थी फिर बढ़ा के 8 लाख हुई, जाने कब से महंगाई बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, क्रीमी लेयर का आंकड़ा ऊपर नहीं बढ़ा। 8 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस के गरीब हैं, 8 लाख से ऊपर हैं तो ओबीसी के अमीर हैं। मतलब इस अंतर विरोध पर कभी खुलकर बात नहीं हुई। अब आते हैं क्रीमी लेयर के तर्क पर। क्रीमी लेयर के तर्क में एक सबसे बुनियादी दिक्कत यह होती है कि जब आप सामाजिक वंचना को आर्थिक कसौटी से नाप रहे हैं, कहीं भी आरक्षण में, एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण में आर्थिक कसौटी लगी ही नहीं है। आरक्षण जाति भेदभाव, सामाजिक गैर बराबरी, सांस्कृतिक गैर बराबरी और इससे पैदा हुई आर्थिक गैर बराबरी के चलते बराबरी और प्रतिनिधित्व के लिए दिया गया इलाज है। मंडल कमीशन मिलिंदा एक बात बहुत शानदार कहती है कि आरक्षण बीमारी का इलाज नहीं है, वो केवल दर्द की दवा है। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि हम केवल आरक्षण पर बात करते हैं, केवल क्रीमी लेयर पर बात कर रहे हैं कि ये उनको मिल गया, अब इनको हटाओ, इनके बेटे बेटी को क्यों मिले, इनको मिले।
ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि प्रोफेसर बन गया कोई, आईएएस बन गया कोई, यही तर्क चलता है। तो उनके लोगों को क्यों मिले? यूनिवर्सिटीज में आज तक 90% प्रोफेसर एक ही जाति के हैं। मैं केवल अपर कास्ट भी नहीं कह रहा हूं उन्हें, एक ही जाति के वहां पर लोग बैठे हुए हैं। कब भी ये डिबेट आपको वहां नहीं मिले कि उनके बेटे भी प्रोफेसर क्यों बन गए, क्योंकि वहां तो आरक्षण नहीं मिल रहा है ना। केवल आपका तर्क ये होगा, इनको आरक्षण मिल रहा है तो आप कह रहे हैं कि कट ऑफ नीचे जा रही है, इनको हम फायदा दे रहे हैं इसलिए हम क्रीमी लेयर ले आ रहे हैं। तो फायदा कितना दे रहे हैं? ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तो ओबीसी और एससी से नीचे जा रही है। तो मेरिट और कट ऑफ का मामला बहुत कंफ्यूज करता है। क्रीमी लेयर ने नुकसान ये पहुंचाया कि जब आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव के आधार पर प्रतिनिधित्व का सवाल है, तो उसे आर्थिक कसौटी पर छीना कैसे जा सकता है? इसका ठोस तर्क देना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि केवल एक नौकरी मिल गई तो आईपीएस को नौकरी मिली, घोड़ी चढ़ने के लिए पुलिस लगानी पड़ी क्योंकि उसकी जाति तो गई नहीं। उसके बाद कोई आईएएस बन गया, और आईएएस लोगों ने आत्मकथाएं लिखी हैं, उसका रेफरेंस मैं दे दूंगा कि वो आईएएस बन गए लेकिन उनके चपरासी भी उनको उनकी जाति से देखते थे। रामनाथ कोविंद जी महामहिम थे, राष्ट्रपति थे, और राजस्थान से लेकर के उड़ीसा तक में जब वो मंदिर में गए तो मंदिर में नहीं जाने दिया गया। पिछले दिनों मीरा कुमार जी ने एक इंटरव्यू में बोला कि जब उप प्रधानमंत्री थे बाबू जगजीवन राम और बनारस में गए एक मूर्ति का उद्घाटन करने, जैसे उद्घाटन करके पीछे हटे मूर्ति को धुला गया और उसके बाद वो उनके पवित्र किया गया कि एक दलित व्यक्ति ने इसको कैसे अपवित्र कर दिया। अखिलेश यादव ओबीसी कम्युनिटी से थे और मुख्यमंत्री नहीं रहे तो मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया, और भी पिछले दिनों मंदिर धुलवाया क्योंकि वो नहीं गए। जाति नौकरी मिल जाने से नहीं जाती है। इस तर्क पर हमारे समाज में खुली बहस क्यों ना हो? अब इसका आखिरी में दूसरा पहलू कि अगर इस तरह से होगा तो भाई जरूरतमंद तक आरक्षण कैसे पहुंचेगा? दो डिबेट। फिर से मैं कह रहा हूं, कास्ट सेंसस होगा तो पता चलेगा कि कौन सी जाति को कितना ज्यादा फायदा है। मिलिंदा, चूंकि आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं तो मैं एक प्रपोजल अपनी तरफ से दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग सोशल जस्टिस के लिए लिखते पढ़ते बोलते रहते हैं। अगर आपको वाकई आखिरी पायदान के किसी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ देना है, क्योंकि हम भी चाहते हैं आरक्षण की प्रक्रिया में कुछ सुधार हो, ऐसा नहीं कि इसमें कोई कमी नहीं है। क्रीमी लेयर तो इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। ये क्रीमी लेयर अभी कोई क्रीम बनी नहीं है जिसका लेयर खोजा जाए। एक भी ब्यूरोक्रेट, एक भी सुप्रीम कोर्ट के जज, एक भी बिजनेसमैन, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं बैठे हैं, हम 14 साल पढ़ाया, 92 डिग्री कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के, एक भी दलित पिछड़ा आदिवासी प्रिंसिपल नहीं बना। वाइस चांसलर कभी 1922 से यूनिवर्सिटी बनी है, कोई नहीं बना। आईआईटीज आईआईएम में कम से कम 3/4 फैकल्टीज ऐसी हैं जिसमें एक भी एससी एसटी ओबीसी पहुंचे ही नहीं है। तो आप क्रीम बनी कहां है? आप केवल एक डिबेट को इसलिए ले जा रहे हैं कि कुछ जातियों को उन्हीं जातियों के बीच लड़ा दिया जाए कि यादव, कुर्मी, कोयरी हैं तो अति पिछड़े लोगों का हक इन्होंने मारा। आंकड़े कहां हैं? वो आंकड़े नहीं दिया जा रहा। ऐसे ही आप एससी और एसटी में अगर लाएंगे तो फिर वो उस पूरे समुदाय के लिए विलन कौन बन गया? उन्हीं के समाज के कुछ लोग जो हो सकता है पे बैक टू सोसाइटी करते तो अपने समाज को जागरूक करते। अब तो उन्हें आपस में लड़ा दिया गया। अब आखिर मैं अपना एक प्रपोजल दे रहा हूं कि अगर डिप्रिवेशन इंडेक्स जैसा कुछ बने, मान लीजिए ओबीसी के 2 लोग आए हैं एक पद के लिए, अगर एक सरकारी स्कूल से पढ़ा है दूसरा प्राइवेट से पढ़ा है तो सरकारी स्कूल वाले को वेटेज ज्यादा दे दिया जाए, प्राइवेट को कम दिया जाए। किसी के पिता माता में से कोई सरकारी नौकरी में था तो उसको वेटेज कम दें, और अगर किसी में नहीं है तो उससे वेटेज ज्यादा दे दें, क्षेत्र के हिसाब। जैसे डिप्रिवेशन इंडेक्स बन जाए, कौन कितना डिप्राइव है। आरक्षण में अगर आपको फायदा देना है तो आप इस तरह की कुछ बात करिए। आप बिना आंकड़ों के उप सब कैटेगराइजेशन कर दीजिए, क्रीमी लेयर लागू कर दीजिए। ये तो साहब कल तक चौराहे पर बैठकर लोग आरक्षण के खिलाफ ऐसे ही चुटकुले बनाते थे। ईडब्ल्यूएस मिला है जब से, तब से चुटकुले थोड़े बंद हो गए। लेकिन बिना आंकड़ों के कहां वो क्रीम है, हम भी जानना चाहते हैं। बताएं तो सही कि कितने वाइस चांसलर, कितने जज, कितने ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के आईएएस, कितने डीएम, कितने एसपी, थाने में एसएचओ इन जातियों के पहुंच पाए हैं। तो बिना डेटा एनालिसिस के असल में बीजेपी की पॉलिटिक्स के सामने सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स एक चैलेंज बन रही है। इसलिए इस तरह की न्यूएंसेस क्रिएट किए जा रहे हैं। बिना अगर जाति जनगणना की ये होगा तो न्यूएंसेस और बढ़ेंगे, और क्रीमी लेयर को इस तरह बिना लॉजिक के आप केवल ये कह देंगे कि एक बेटा का बेटा आईएएस थे, उनके बेटे आईएएस बन गए, इनके बेटे आईएएस बन गए। ऐसी फैमिली कितनी होगी? और अगर 2-4 उस तरह के लोग निकले तो क्या उनकी पूरी जाति को आप उसके आरक्षण से बाहर निकाल देंगे? ये मेरा तर्क है। तो इस तरह इस पे और डिबेट हो मिलिंदा, मैं इसका पैरोकारी करता हूं जी। नहीं तो जो
आपने डॉक्टर यादव जो बात की, मैं आपको अपना एक अनुभव बता रहा हूँ। जो आपने कहा ना कि सामाजिक वंचना का, तो मैंने आज से करीब 12-13 वर्ष पहले एक किताब लिखी थी दलित करोड़पतियों की। तो उसमें देश के 15 दलित करोड़पतियों को मैंने प्रोफाइल किया था। तो मैं आपको गुजरात का उदाहरण दे रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं ना कि क्रीम कहाँ है। तो अब मैं अभी, चूँकि समुदायों का मामला, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, स्पेसिफिक में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसमें मैं आपको बता रहा हूँ हुआ ये था कि वो जो सज्जन हैं, जो दलित थे, उन्होंने, वो करोड़पति बन गए। उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया, पूरा करोड़ों का बिजनेस था उनका, अभी भी चलता है वो बिजनेस। तो मैं उनके घर पे गया था, तो उन्होंने कहा कि इस कॉलोनी में उनके अलावा सारे सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग उस कॉलोनी में रहते थे। तो उनको लगा कि अब उनके बेटे की भी शादी हो गई, तो वो उसी कॉलोनी में एक घर खरीदना चाहते थे। मतलब बड़े बंगला, बहुत बड़ी, बहुत मतलब धनी लोगों की वो कॉलोनी थी। तो उनको किसी ने भी उस कॉलोनी में मकान देने से मना कर दिया, क्योंकि वो दलित थे। तो मैं कह रहा हूँ, जो करोड़पति, मतलब पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं थी, तो उनको उस बस्ती, जो कॉलोनी के बाहर जाके, उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ जाके, इस कॉलोनी से बाहर जाके एक बंगला बनाया है अपने बेटे और बहू के लिए। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, ये बात सही है कि आईपीएस बनने भर से ही उसकी जो सामाजिक स्टेटस नहीं बढ़ जाता, या उसका बहिष्कार मतलब ख़त्म नहीं हो जाता। जैसे आपने कहा, घोड़ी चढ़ने के लिए पुलिस लगानी पड़ी, तो ये उसका एक और उदाहरण। इसका कोई सरकारी नौकरी से जवाब नहीं। वो आदमी खुद अपने से, वो उन्होंने अपने आप को बिजनेस खड़ा किया, उन्होंने बड़ा बिजनेस खड़ा किया उन्होंने, फिर भी उनको ये जो बहिष्कार एक तरह से उनका वहाँ पर हुआ। मैं बस एक दो किस्से और जोड़ दूं मिलिंदा, बस छोटा सी टिप्पणी। जी जी जी। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोल दिया कि एक पीढ़ी को मिल गया, उन्हीं के बेटे को फिर मिले, बेटी को मिले, अच्छा नहीं है। ये एक्सेप्शनल केस है। जबकि क्रीम अगर किसी सोसाइटी में बनी है तो वो एक्सेप्शनल है, यानी कोई डीएम, एसपी, बिजनेसमैन या वाइस चांसलर बन गया या राष्ट्रपति बन गया, वो एक्सेप्शनल है, क्योंकि अभी समाज वहां तक नहीं पहुंचा है। धीरे धीरे प्रतिनिधित्व मिला है तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है। जो आगे बढ़ गया उसकी भी जाति खत्म नहीं हुई। मैंने जल्दी जल्दी ओबीसी, एससी, एसटी तीनों में यह गिनवा दिया कि उनकी जाति पीछा नहीं छोड़ती है। आप मुसलमान बन जाइए, आप मुसलमान बन के एक अच्छी सोसाइटी में, दिल्ली में हम लोग रहते हैं, आप नोएडा में हैं, एक भी अच्छी सोसाइटी में आप मुसलमान में अरबपति हो, लाखपति हो, प्रोफेसर हो, आप एक बंगला लेके दिखा दीजिए, एक फ्लैट लेके दिखा दीजिए। ये है जाति व्यवस्था। तो अपवादों से बनी धारणा से हम आरक्षण संबंधी नीतियों के फैसले लेने लगे और सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसा करने लगे, तो थोड़ा सा हमें सजग हो जाना चाहिए। धारणा से नहीं पॉलिसी बनती है, फैक्ट से बनती है। इस फैसले में कई बातें तो धारणा वाली आ गई हैं। इससे मुझे थोड़ा आश्चर्य है। जी, आपका आखिरी खैर, मैं सवाल। यही जानना चाहूँगा कि जो दो बड़े राजनीतिक दल है, कांग्रेस और बीजेपी, उन्होंने अपना कोई स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं किया। हालांकि जो सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट में समर्थन किया था फैसले का, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। लेकिन आप कहिए, अगर बीएसपी और एलजेपी, जो चिराग पासवान जिसके अब मुखिया है, चूंकि इनके डायरेक्ट इंटरेस्ट है एक तरह से, उनके अलावा किसी ने मुखर होकर विरोध नहीं किया है। तो ये राजनीति हम कैसे देखें, क्योंकि कांग्रेस भी तय नहीं कर पा रही, बीजेपी भी नहीं तय कर पा रही, जबकि प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में जाके कहा था कि मैं वर्गीकरण दूंगा, मैं इस आपको न्याय दिलाऊंगा। तो ये जो चुप्पी है, ये क्या कहती है? निश्चित रूप से एक तरफ बीजेपी की सरकार है और उनकी तरफ से जो कोर्ट में पक्ष रखने गए थे वो सारे लोग तो वर्गीकरण के फेवर में थे। अब बीजेपी खुद अभी तक क्लियर ये बोल नहीं रही है कि हाँ वो भी वर्गीकरण चाहती है, क्योंकि सोसाइटी के भीतर अभी एक नाराजगी दिख रही है। तो वो रीड कर रहे हैं कि ये नाराजगी कितनी बढ़ेगी। क्या 2 अप्रैल 2018 की तरह कोई भारत बंद होने का कॉल दे रहे हैं तो 21 अगस्त को वाकई कोई भारत बंद हो जाएगा? कितना नाराजगी होगी। पॉलिटिकल पार्टियां अपने प्लस माइनस दोनों को सोच करके आगे बढ़ाती हैं। बीजेपी का फायदा लेकिन इस पूरी डिबेट में दोनों तरफ से है। बीजेपी को जो नैरेटिव चाहिए था या जो अंतर विरोध सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स के भीतर है, उन अंतर विरोधों को बीजेपी ने हवा दे दी है। जो सक्षम हो गए, जो अक्षम रह गए, जातियों के भीतर की संरचना को ही आपस में एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। यह फायदा तो बीजेपी को है, लेकिन बीजेपी को इसका नुकसान भी हो सकता है, इसलिए अभी उनकी तरफ से भी बहुत खुल करके कोई स्टैंड आया नहीं है। वैसे ही सपा हो या कांग्रेस पार्टी हो, अभी भी इन लोगों की तरफ से जो मेरी जानकारी है कि वो बाकायदे इस पर अपने लोगों से राय मशवरा कर रहे हैं कि वो कहीं वर्गीकरण का लाभ मिलना जिन लोगों को है उस समुदाय के विरोधी न साबित हो जाएं, और कहीं वर्गीकरण का हड़बड़ी में फैसला
समर्थन में कर दें, तो दूसरे समुदाय के नुकसान की भरपाई ना करने लगे। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि वैकेंट रह जाएंगी पोस्ट, कास्ट सेंसस के बिना इस तरह की डिवीजन कैसे होगा। क्रीमी लेयर, जब ओबीसी में क्रीमी लेयर पता नहीं कितने साल से 8 लाख है, कल को एससी एसटी में आ जाएगा सर। कल एक 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 छोटी सी योजना से मैं एग्जांपल दे दूं कि स्वास्थ्य की बीमा का पॉलिसी लगाई केंद्र सरकार ने, शर्तें बनाते चले गए। अगर आपके घर में फ्रिज है तो पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा, साइकिल है लाभ नहीं मिलेगा, गाड़ी है लाभ नहीं मिलेगा। कल को एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन कहीं वहां न पहुंच जाए कि अगर आपके घर में एक 4 व्हीलर गाड़ी है तो आप ओबीसी नहीं होंगे, अगर आपके यहां फ्रिज आ गया तो आप एससी नहीं रह जाएंगे, अगर आप आदिवासी हैं और आपके घर में 2 लोग हैं, 2 लोग मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आर्थिक कसौटियों का ये एक चीज है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुझे लग रहा है कि इस तरह के तमाम पहलुओं पर विचार कर रही होगी। कुछ पॉलिटिकल पार्टी जैसे बहुजन समाज पार्टी है, चिराग पासवान है, ये सारे लोग सीधे इसका विरोध कर चुके हैं, चंद्रशेखर आजाद इसका विरोध कर चुके हैं। तमाम बुद्धिजीवियों के 2 पहलू आ रहे हैं। और याद रखिएगा, कोई बुद्धिजीवी वर्गीकरण एकदम से हो जाए इसका फेवर कोई नहीं कर रहा है। वो सब ये कह रहे हैं कि इसमें अभी बहुत सारे नुएंसेस हैं, उस पर बात हो तब उसके बाद फायदा पहुंचे। हर एक सोशल जस्टिस का विचारक, एक उसका अध्येता, हम जैसे लोग सामाजिक न्याय की बात करने वाले कभी ये नहीं चाहेंगे कि अगर ओबीसी में 3743 जातियां हैं तो आखिरी में जो 43 जातियां बची होंगी जिनकी आबादी बहुत कम है उनको भी रिप्रेजेंटेशन ना मिले, तो कोई पॉलिसी ऐसी भी ना बने। शेड्यूल कास्ट में भी जो बहुत पीछे रह गए, लेकिन कल्पना करिए उनको आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, प्रोफेसर बनाना है, वहां 10वीं पास कोई अभी नहीं है, और कैटेगरी बांट करके उनको आप दे दोगे, और यहां आप पीएचडी वाले को एनएफएस कर रहे हो। इधर जो कैपेबल है वो एनएफएस हो रहा है, वैकेंट है पोस्ट, आबादी के मुताबिक में अभी अभी तक यहां रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, और यहां से आप कह रहे हैं कि यहां पहुंचा देंगे। तो ये तो बहुत बड़ा लूप होल है। मुझे लग रहा है पॉलिटिकल पार्टियां भी इसको बहुत डीपली अध्ययन कर रही होंगी, सोच रही होंगी, और इन सारे पहलुओं पर विचार करके एक ठोस निर्णय ले आएंगी। लेकिन मेरा मानना है कि चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, इन तमाम लोगों ने जिस तरह से संविधान को हाथ में लेकर के सोशल जस्टिस की बात की है, जाति जनगणना की बात की है, कुछ ऐसा ही इसी दिशा में वो सोच करके अपना पॉलिटिकल स्टैंड क्लियर करेंगे, जिससे कि कास्ट सेंसस और सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स मजबूत हो। ये मेरा आकलन कहता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यादव इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव। इन्होंने प्रकाश डाला इस बात पर कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है पिछले हफ्ते एसटी एसटी आरक्षण को लेकर, जिसमें 2 बातें मुख्य रूप से कही गई है कि एससी और एसटी के भीतर भी वर्गीकरण होना चाहिए, मतलब जातियों के अनुपात में अगर राज्य सरकार चाहे तो वो आरक्षण दे दे। और एक और बात कही गई है कि क्रीमी लेयर जो अभी ओबीसी में लागू है उस पर भी विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कहना यह था कि राज्य सरकार तय करे, लेकिन इसके बाद एक बड़ी बहस छोड़ गई है कि क्या एससी या एसटी समुदाय एक समान है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, और इसी पर अभी डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने प्रकाश डाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से डॉक्टर यादव आपका। और साप्ताहिक सभा का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सवाल है इस विषय पर तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम अगले हफ्ते उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।